कि मेरे नाना जी ने मेरे पैदा होते समय ही लिख दिया था कुंडली बना करके कि ये ज्योतिषाचार्य बनेगा। बायोग्राफीज़ पढ़ते हो जब बड़े लोगों की, जैसे मैंने आइंस्टाइन की पढ़ी तो पता चला आइंस्टाइन बुली होते थे। मैंने न्यूटन की पढ़ी, न्यूटन बुली होते थे। मैंने एडोल्फ हिटलर की पढ़ी तो पता चला हिटलर भी बहुत बुली हुआ करता था। तो एक सेंस ऑफ पावर, एक सेंस ऑफ कनेक्शन वो बायोग्राफीज़ आपको फ़ील करवाते हैं कि राजा अपनी गद्दी पर अकेला बैठता है और पूरी प्रजा सामने बैठती है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पे मैं और वहीं पर नहाने गया दोपहर के समय। पता नहीं क्या हुआ, पानी बहुत तेज़ थी, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी अच्छे से, मैं डूब गया और लिटरली पानी में पीछे खिंचता जा रहा था और लाइफलेस सा बिल्कुल जा रहा हूँ। तो मेरे बाएं पैर के एड़ी के पास ऐसा महसूस हुआ किसी चीज़ ने बस केवल हल्का सा से पुश कर दिया और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे स्विमिंग आ गई। आधा देश टूट के अलग हो गया और हम लोग जश्न मनाए थे कि भारत आज़ाद हो। इससे बड़ा गाली क्या हो सकता है? अभी तक उस आज़ादी को मैं स्वीकार ही नहीं कर पाता। हमारी ज़मीन टूट के गई है। मैं उस ज़मीन को जब तक जोड़ूँगा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। पहले हमारे गुरुकुल कल्चर में ही सुश्रुत जैसे लोग निकले, आर्यभट्ट जैसे लोग निकले। तो वैसे आर्यभट्ट और सुश्रुत जब आज पैदा होंगे तो नासा को टक्कर वो देंगे। मैं श्लोक बताता हूँ, हिमालयम समाराभ्यम यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचलित। क्या आपने कभी प्यार में धोखा खाया है? नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं पड़ी। एस्ट्रोलॉजर हूँ, पहले पता लग जाती है चीज़ें कहाँ पे क्या होने वाली है। एज भी बता दीजिए फिर अपनी। वो नहीं क्लियर करूँगा, वो गेस करेंगे लोग। तो बचपन में मैं क्या क्या किया करता था कि रात के समय में छत के ऊपर जाकर के व्हाइट कलर का बेडशीट पूरा सर पे डाल करके बैठ जाता था और जहाँ कोई पर्सन साइकिल से जा रहा हो चुपचाप या पैदल जा रहा है उधर आज हमारे साथ वो व्यक्ति है जो दुनिया चलाते हैं, जो दुनिया अपने हाथों में रख के प्रिडिक्ट कर देते हैं और आज वो हमारे साथ लूडो खेल रहे हैं। वेलकम सुमित आचार्य जी। कैसे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथ लूडो के लिए आमंत्रित करने के लिए। बढ़िया हो बिल्कुल। तो आपका सफर, पहली बात तो जैसे हमें पता है कि आप दिल्ली से नहीं हैं, आप बिहार से हैं। तो आपका जो सफर है दिल्ली में कैसा अभी तक अनुभव रहा है? दिल्ली का मेरे लिए तो सभी शहर मेरे शहर हैं। जी। जब अपना पैतृक जो स्थान है वो बिहार है, जी। लेकिन मेरा जन्म वेस्ट बंगाल का है और एकेडमिक्स वगैरह झारखंड से हुई है मेरी। पर पैतृक जो है वो बिहार है हमेशा से। हालांकि हम लोग 3 पीढ़ियों से बिहार हमने छोड़ा हुआ था, पर काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से अब हैंडल होती हैं। तो सबसे अच्छा क्या, दिल्ली या बिहार? ऐसे अपना बिहार सबसे बढ़िया लगता है। और सबसे ऐसी चीज, जैसे आप बचपन में जब छोटे थे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन में, जैसे आज तो आपको हम डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, बचपन में डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर को क्या करना था? बचपन में भी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वही जो चीज़ें हैं ना, मतलब डिक्टेटरशिप और ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हमेशा रही हैं। बहुत सारे गेम्स ऐसे मैं खेलता था जिसमें नए रूल्स बनाना, नए नियमों को पढ़ना, समझना, ये सारी चीज़ें होती थी। पहले पायलट बनना चाहता था, ऐसे चाहता क्या था, फ़ैसिनेटेड था 4th क्लास तक, जब तक कोई नॉलेज नहीं था। नॉलेज आया तो मुझे इंटेलेक्चुअली चीज़ों को एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद रहा है हमेशा। जी। तो साइंटिस्ट बनना मुझे पसंद आने लग गया था। साइंटिस्ट बनने के लिए मैं हायर स्टडीज़ पहले, मतलब जिस क्लास में हूँ, मान लो मैं 6th क्लास में अगर पढ़ रहा हूँ, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था कि 12th की किताबों को पहले खंगाल जाऊँ, कि अपने बाकी स्टूडेंट्स से, फेलो स्टूडेंट्स से ज़्यादा स्मार्ट साउंड करूँ। और ये स्मार्ट साउंड करना या थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, ये मेरे लिए थोड़ा एडिक्टिव हो गया। मैं बहुत ज़्यादा देर-देर तक पढ़ने लगा, 17 घंटा, 16 घंटा ऐसे पढ़ता था और ये चीज़ों के लिए बहुत तारीफ़ होती थी मेरी बचपन में। पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, चूँकि आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं वो जेलस जी। होंगे और जेलस होना एक बड़ा कारण था कि सोशली डिटैच्ड मेरा रहता था स्कूल टाइम में। तो एक फ़ेज़ आया ऐसा मेरे लाइफ में। मैं 7th क्लास में गया था, तो मैंने रिसर्च पब्लिश करी थी। मास्टर्स का टॉपिक था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उस पे रिसर्च किया मैंने और पुराणों से ही मैंने उसके रेफरेंसेस लिए और मैंने निकाला कि लाइट की स्पीड आखिर कांस्टेंट क्यों होती है, एक जैसी क्यों चलती है। आइंस्टाइन ने वहाँ छोड़ दिया था, तो मैंने उसको प्रूफ किया। ये यूरोप में पब्लिश हुआ और मीडिया अटेंशन बन गया। तो मीडिया वाले आ जाते थे मेरे स्कूल में, चलती क्लास बीच में रुकवा करके और कभी लंच का वातावरण पूरे स्कूल में क्रिएट करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, अरे मेरे वाह। अलग अलग एंगल से शूट कर रहे हैं। तो जो बच्चे मेरे से ज़्यादा स्कोर करते थे
मेरा सेक्शन हुआ करता था मेरिटोरियस, जिसको एम सेक्शन कहते हैं। तो उसमें जो बच्चे 91% से 100% के बीच में स्कोर करते हैं वो बच्चे वहाँ होते थे। मैं जी, भी हाई स्कोरिंग स्टूडेंट था, तो मैं भी एम सेक्शन का स्टूडेंट रहा। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर जो टॉपर्स होते थे, टॉप 3 होते थे, उनका स्कोर होता था 99.6, 99.4, 99.8%। हुँ, तो 99% वाले ही टॉप 1 टू 3 होते थे, और जो टॉप 10 होते थे जी, वो 98-99 के बीच में ऑसिलेट करते थे। जी, मेरा परसेंटेज थोड़ा-सा 4-5 नीचे रहता था, मैं 95-96% पे ऑसिलेट करने वाला स्टूडेंट था। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो हायर परसेंट करने वाले हैं, बाकी बच्चे हैं, सबको एक थोड़ा फैक्टर होता था कि पता नहीं जी, इंडिफरेंट फैक्टर फ़ील करते थे। तो आई स्टडीड फ्रॉम विवेकानंद स्कूल कहते हैं हज़ारीबाग का, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। तो लेकिन मेरे साथ क्या हुआ उस समय कि जो बाकी के बच्चे हैं वो मेरे साथ ज़्यादा उठना-बैठना नहीं करते थे। क्लास हुँ, में बेंचेस जो होते हैं वो रोटेट होती थी, मतलब फ्रंट बेंच का जो बच्चा है वो फिर बैक बेंच पे भी जाएगा और सर्कुलेट होगा। जी, पर मेरे लिए फ्रंट बेंच रिजर्व्ड रहती थी। मुझे उस समय लोग साइंटिस्ट बुलाते थे, और टीचर्स भी बड़ा बड़ा ही ज़्यादा थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते थे, जिसके कारण ज़्यादा ही बुली हो जाता था बच्चों के द्वारा। तो कोई मेरे साथ ऑसिलेट नहीं करना चाहता था, मतलब इतना बच्चों में थोड़ा हेट्रेड आ गया था मुझे लेकर के। ओह माय गॉड! तो वो जो फ़ेज़ था उसमें बड़ा एक कहते हैं ना लोनलीनेस मैंने झेला है। और एकेडमिक्स मेरी जो हुई थी वो पेरेंट्स के साथ रह के नहीं हुई थी, हुँ, क्योंकि पेरेंट्स मेरे बहुत ही उनका जो रूटीन होता था बहुत जी, ट्रैवलिंग का होता था। 2-2 स्टेट में ट्रैवल करते थे जी, अक्सर, क्योंकि बंगाल, बिहार सब देख रहे हैं, झारखंड देख रहे हैं। तो मैं अपने मामा के साथ रह के पढ़ता था। तो वो एक पीरियड था जिसमें आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। हालाँकि हुँ, मिस करते हैं, आपको सारी फैसिलिटी भले मिल जाए, सारा प्यार मिले, लेकिन एक पेरेंट्स को मिस करने वाला पॉइंट होता है, जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपके साथ चलता है। तो आपकी बाज़ी खुली कि नहीं अभी नहीं डाली मैंने। खुली? तो पेरेंट्स के साथ एक समय इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना 5 साल का मैं था, जी, तो उस समय से लेकर के पूरी एकेडमिक मेरी पेरेंट्स से दूर बीती है। तो वो एक ओह! फैक्टर रहा है कि थोड़ा-सा ऐसा लगा कि बच्चों को जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ समय गुज़ारना हुँ, चाहिए। तो थोड़ा-सा मैं वैसा था, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा था जी, और अपने आप को एक्सप्रेस कम कर पाता था। आवाज़ मेरी बहुत पतली थी और थोड़ा कम ही बोलता था। लेकिन समय के साथ चीज़ें हालाँकि चेंज हुई। मैं बहुत रिबेलियस बन गया उसके कारण, और ये रिबेलियस बनना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। जैसे रिबेलियस में क्या किया मैंने कि स्कूल टाइम में मैं कई बार वो फ़ोटो शेयर करता हूँ। एक्सपेरिमेंट्स करने से मुझे प्रेस्टीज मिल रहा था, एक स्टैंड, आप कहीं लॉस्ट हो रहे हो, जी, अ, कोई आपके साथ बैठ नहीं रहा है जस्ट बिकॉज़ कि आप कुछ पॉपुलर वाली चीज़ें कर रहे हो। बिल्कुल। पर एक तरफ से आपका बहुत तारीफ़ हो रहा है कि आप अपने एकेडमिकल स्केल से 10 क्लास आगे की किताबें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उस पे रिसर्च कर रहे हो और उसके ऊपर अपनी थीसिस, एनालिसिस सारी चीज़ें ला रहे हो। जो यूजुअली प्रोफ़ेसर्स करते हैं या पीएचडी के स्कॉलर्स करते हैं, वो आप स्कूल में कर रहे हो। तो हुँ, एक अलग डिग्निटी बन जाती है, एक अलग कॉन्फिडेंस अंदर से फ़ील होता है। फिर आप बायोग्राफ़ीज़ पढ़ते हो जब बड़े लोगों की, जैसे मैंने आइंस्टाइन की पढ़ी, तो पता चला आइंस्टाइन बुली होते थे। जी, मैंने न्यूटन की पढ़ी, न्यूटन बुली होते थे। मैंने एडोल्फ हिटलर की पढ़ी, तो पता चला हिटलर भी बहुत बुली हुआ करता था। तो एक सेंस ऑफ पावर, एक सेंस ऑफ कनेक्शन, हुँ, वो बायोग्राफीज़ आपको फ़ील करवाती हैं कि आप उन क्राउड के हो ही नहीं, आप उन क्राउड पे लीड करने के लिए बने हो। उनको एक हुँ, डायरेक्शन दिखाने के लिए बने हो, और वही कारण है कि राजा अपनी गद्दी पर अकेला बैठता है और बैठता है। पूरी प्रजा सामने बैठती है। तो वो एक सेंस या एक वो चीज़ मेरे बचपन में पैरेलली मैनिफेस्ट हो रही थी। एक तरफ वो हुँ, लोनलीनेस और दूसरी तरफ वो चीज़ का मैनिफेस्ट होना। तो कुछ वैसा बीता मेरा बचपन, एडवेंचरस रहा हमेशा। जैसे साइक्लिंग करना मुझे बड़ा पसंद था। तो मेरी साइकिल हुआ करती थी जिसके सारे पार्ट्स पुर्जे मैंने खुलवा दिए थे एक्स्ट्रा वाले। केवल 1 व्हील, 2 व्हील्स, सीट बिल्कुल ऊँची करवा दी मैंने, इतनी ऊँची साइकिल हुआ जी, करती थी मेरी। सीट ऊँचा करवा के हैंडल बिल्कुल डाउन, रेसिंग साइकिल में कन्वर्ट कर दिया हाँ, उसको। उसमें मैंने बाइक के चेन लगा दिए साइकिल में ताकि उसमें वाह! मोमेंटम ज़्यादा बने, और उस साइकिल को बाइक से रेस करवा देता था। और हिली रीजन था ना झारखंड में, हिली रीजन है, हज़ारीबाग में मेरी अकेडमी हो रही थी, तो वो हिली एरिया है। तो वहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं, वहाँ जी, कैनियंस हैं, तो कैनियंस में डेंजरस साइक्लिंग करता था। पूरा 30 फीट 40 फीट ऊँचे कैनियन से साइकिल को उतारना पूरा फुल स्पीड में, रिस्की चीज़ें करना, हुँ। वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। आपको पता है सुमित जी, मैं बिल्कुल इसमें ऑपोज़िट रही हूँ। हुँ, मैं हमेशा से बचपन से ही चुलबुली रही हूँ। ओके बताओ। तो मेरी मम्मी क्या करती थी 5, कि तू सो जा। अब मेरे को सोना बड़ा बुरा लगता था कि यार क्या है, सोने के लिए बोलते रहते हैं। 4, मेरे को सोना नहीं पसंद था दोपहर में। तो मम्मी सो जाती थी और मैं बीच में शरारत करती थी। देखती थी अच्छा अब सो गई है मम्मी, चलो
घर से बाहर भाग जाती थी मैं दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने। कभी क्या कहते हैं वो जो चौक से वो करते थे ना, अरे बाजी खुल गई। कांग्रेचुलेशंस। बाजीगर, गाइस बाजीगर। यही जीतेगी गाइस, देख लेना। आई कांट। तो मैं भाग जाती थी हम्म, और मुझे इतना मजा आता था अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का कि मेरे को होता था कि बस मैं इधर ही रहूं। तो मेरा शुरू से ये खुल था गई कि मेरी भी बाजी। अरे वाह। तो मेरा शुरू से ये रहता था कि पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की नहीं थी, वो मुझे पता था। मुझे कोई पढ़ने के लिए फिर से बोल खुल देता गई। था, मेरे को रोना आ जाता था कि पढ़ने के लिए क्यों बोल दिया। और वो जैसे ईशान में वो जो तारे जमीन पर सच में होता था, बुक्स खोल के बुक्स में ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े होते थे। तो मेरे मैं कभी भी एक स्टूडेंट पढ़ाई वाली तो कभी भी नहीं रही। मुझे इतना पता था कि मेरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो मैंने भी कुछ बिजनेस में ही फाड़ना है, करना है। लेकिन कभी भी पढ़ाई मेरे से नहीं हुई और मैं हमेशा बैक बेंचर रही हूँ। बच्चों को बुली करती थी, उनको डराती थी, अगर मेरे को ये हुआ मैं मारूंगी। तो मैं शुरू से वैसी उसमें रही हूँ, अपने एक मेल एलिमेंट में रही हूँ मैं शुरू ओके। से। तो मैं आपसे कोरिलेट नहीं कर पाई जब आपने मुझे बोला मुझे फोमो हो गया है। भगवान, ऐसे कैसे बच्चे हो सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को भी कभी मेरे बच्चे होंगे तो मैं अपने बच्चों को भी कभी बिल्कुल पढ़ाई को उसमें नहीं डालूंगी। मैं चाहूंगी कि वो लाइफ स्किल्स पढ़े, क्योंकि उससे इंसान आगे बढ़ता है। मुझे लाइफ स्किल सीखने का बहुत मौका मिला, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ मैं एकेडमिक से बहुत डिस्कनेक्ट रहता था, वहाँ पर हायर चीज़ें करने के कारण, क्योंकि मैं अपने लिए ना कुछ रास्ते निकाल रहा था। जी जैसे मुझे बिल्कुल कम एज का कॉलेज लेक्चरर बनना था। मुझे चाहिए था कि मैं इंडिया का सबसे यंगेस्ट लेक्चरर बनूं, मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करूं। ये सारी चीज़ें मेरे ड्रीम का पार्ट हुआ करती थी। तो रिसर्च करने के कारण मुझे सारी चीज़ों का मौका मिला समय के साथ। जैसे मैंने काफ़ी सारे कंडक्ट करवाए एज अ एक्सपर्ट ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई। मैंने काफ़ी सारे कैंपेन्स कंडक्ट कराए। जी साइंस में मेरी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रही है। जैसे मैंने बिल्कुल कम एज में जब मैं 10वीं में था तो आर्टिकल्स आते थे 18 की उम्र में 28 आविष्कार। 12वीं तक आते आते 75 आविष्कार का श्रृंखला कंप्लीट किया था। एक लैब हुआ करता था मेरे पास छोटा सा, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करता था। बाद में बच्चे भी जुड़ने लगे मेरे से, क्योंकि उनको लगा कि यार सुमित के साथ जो है जी ये फेम मिल रहा है, फ्री का पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो जितने बच्चे थोड़ा कहीं फोमो वाले पार्ट में हुआ करते थे, वो मेरे साथ आकर के मेरे से जुड़ने लगे। तो समय ने लोगों को जोड़ना शुरू किया मेरे से, और काफ़ी मात्रा में फिर समय के साथ लोग जुड़ने लगे। तो एक बचपन का पार्ट और एक बार जब एडोलसेंट का पार्ट आता है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट रहा है। क्योंकि बचपन में मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत डीपली किया है जी और पढ़ाई डीपली करी है, और एडोलसेंट के टाइम में मैंने लिटरली एक्सपेरिमेंट किया है और सारी तूफानी करी है। और एडवेंचरस हूँ, अभी भी वर्ल्ड टूर का शौक रखता हूँ। 28 कंट्रीज कंप्लीट हुए मेरे। अरे वाह 28 कंट्रीज। अच्छा आचार्य जी, मैं ये जानती हूँ कि जब भी इंसान तरक्की करता है, हम्म, अब आपको दुनिया जानती है, हाँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी को दुनिया जानती है तो उसके ऊपर माँ का आशीर्वाद जरूर होता है। आपके लिए अपनी माँ का प्यार क्या है? माँ मेरी प्रथम गुरु रही हैं, क्योंकि मेरी माँ इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है, जी और चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कर लेना, और धर्मशास्त्र का बड़ा नॉलेज है उनको। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करी हैं, उन्होंने काफ़ी शिक्षा दी है मुझे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा है मेरे लाइफ में। एक फाउंडेशन उनसे आपकी फाउंडेशन, शेप और हुई है। पापा से मुझे मिला कॉन्फिडेंस, क्योंकि पापा और दादाजी का ऐसा रहा मेरे जी लाइफ में कि मैं छोटा सा भी कोई अचीवमेंट करूं तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। और वो अगर बच्चे को अप्रिसिएशन मिले, कई बार होता है बच्चों को अप्रिशिएट करोगे बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जी ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन अगर बच्चे को अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो अप्रिसिएशन बच्चे को कॉन्फिडेंस से भरता है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। तो बिल्कुल दुनिया के सामने वो ये जानता है कि नहीं, पीछे तो मेरे मेरे घर वाले मुझे तारीफ कर रहे हैं, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ। और वही काम बच्चा बार बार करता है, और अच्छी चीज़ों में जब उसकी तारीफ होती है, तो बच्चा टॉप ऑफ द वर्ल्ड बैठने की कैपेसिटी रखता है। ये तो बात फैक्ट है कि जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी आप तब तक इंसान एक क्षमता नहीं रखता कुछ करने की। पेरेंट्स से तो वही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ना कभी प्रेशराइज़ मत करना, बिल्कुल कभी उनको डाउन फ़ील मत करवाना, नहीं तो बच्चा बिल्कुल डाउन ही हो जाएगा। उनको हमेशा हमेशा अपनी तरफ से एनकरेज करना, दुनिया है ना डाउन फ़ील करवाने के लिए, आप एनकरेज करो। सही बात है। दुनिया वैसे ही खाने को बैठी है। तो आप बाकी जैसे आप कुकिंग करते हैं? कुकिंग में क्या रुचि रखते हैं आप? खिचड़ी बनाना मुझे बहुत पसंद है। खिचड़ी? जब मैं अकेला रहता था, काफ़ी टाइम मैंने अकेला अपना टाइम स्पेंड करा है, 2-2 साल, 3-3 साल ऐसा। तो लिटरली बताऊँ तो दोनों टाइम खिचड़ी खाया करता था। ईज़ी है बनाना, चावल डालो, दाल डालो और थोड़ी-सी सब्ज़ी काट के डालो, एक्स्ट्रा टमाटर डालो, छौंक लगाओ, खिचड़ी तैयार।
मैं तो भागती हूँ, मेरे को अगर कोई बीमारी में भी बोल दे ना खिचड़ी खानी है, मेरे को तो पनीर टिक्के खाने का मन कर जाता है बीमारी में भी। टेस्ट आता है पनीर टिक्कों का, पिज्जों का, मम्मी ये ओके। नहीं खाना। तो बट यस, कुकिंग मेरा एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर मैं करने पे आ गई तो मैं इतने प्यार से, क्योंकि हम पंजाबी है, पंजाबियों की तो रूट सी होती है कि यार हम खाना खिलाने में बड़े माहिर होते हैं और बनाने में भी बहुत माहिर है। तो जब जब मैंने खाने बनाए हैं वो तब तक बहुत टेस्टी बने हैं और लोगों ने हमेशा तारीफ करी है। वो मैं ट्राई करना चाहूँगा, तो जब हम अगली नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट में जब मिलेंगे, बैठ आप गया मेरे तो। नेक्स्ट टाइम घर पे पॉडकास्ट करेंगे और घर पे हम साथ कुकिंग करके मैं आपको स्पगेटी खिलाऊंगी अपने हाथ की फेमस। क्या हम लोग फराह को रिप्लिकेट करने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल। आपका आर्ट में क्या रुचि है, मतलब जैसे आर्ट को आप कैसे देखते हैं, आपके लिए आर्ट क्या है? पोएट्री पसंद है, मुझे पेंटिंग्स पसंद हैं, ड्राइंग पसंद है, म्यूज़िक में कंपोजिंग पसंद है। कंपोज कर। कंपोज करना, म्यूज़िक कैसे क्या फ्लो पकड़ेगा उसको ऑब्जर्व करना पसंद है। मुझे परफ्यूम्स में बहुत रुचि है। मैं वीनस चीज़ों को रूल्ड। स्मेल करके और बहुत चीज़ें रिलेट करता हूँ उससे। मतलब परफ्यूम इज़ लाइक पोएट्री फॉर मी, आई एम इनटू दैट। जो नेचुरल स्मेल होता है, फ्रेग्रेंस होता है, उन चीज़ों को फील करना। क्योंकि मैं थोड़ा-सा, एक पार्ट है, एक रिवॉल्यूशनरी पार्ट अलग है, पर मेरा एक क्रिएटिव पार्ट है वो थोड़ा जी। अलग है। क्रिएटिव कॉर्नर मेरा एक अलग सा स्मेल से, फ्रेग्रेंस से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा ब्रांड है? मेरा ब्रांड, वी कैन नॉट 1 इंडोर्स 2 ब्रांड 3 इन 4। वीडियोस। सॉरी सुमित जी, फिर बाजी कट गई। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी आगे मौका मिलेगा। हाँ जी। हाँ, हाँ। आपको किस तरीके की फ्रेग्रेंस पसंद है? मुझे नेचुरल फ्रेग्रेंस पसंद है, जैसे अर्थ का है, मिट्टी जैसे की खुशबू। मिट्टी की खुशबू है, वुड का 1 2 3 एसेंस मुझे 4। पसंद आता है। और नेचुरल फ्लावर्स के थोड़े-थोड़े एसेंस हो, साथ में मिट्टी वगैरह कंबाइंड हो, वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो मैं कुछ कुछ परफ्यूम्स स्पेशल अपने लिए क्यूरेट करवाता हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अरे वाह। क्योंकि मैं ना, मतलब ऐसा ऐसा फील कर पाता हूँ कि अगर मैंने कोई फ्रेग्रेंस को 10 साल पहले स्मेल करा है, वो मुझे आज भी याद रहता है। और अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कनेक्टेड है, तो कहीं से भी वो फ्रेग्रेंस आएगा तो मैं वहाँ से डायरेक्ट रिलेट कर पाऊँगा। जैसे मैंने एक पोएम सुनाया था, पोएट्री ऑफ ट्रैवल एंड वेव्स। तो जब मैंने उसको लिखा था तो आई सेंस मोर सेंट इन द एयर। वो सेंट जो था वो मेरी किसी पुरानी मेमोरी को ट्रिगर कर रहा था। ओह! तो आप मतलब इमोशंस से कनेक्ट करते हैं हाँ, फ्रेग्रेंसेस को। तभी तो लिख भी पाता हूँ। ये जो मैं किताबें लिखता हूँ, ये बिना आप इमोशनल हुए किताबें लिख ही नहीं सकते। एग्रीड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 7, ठीक है 7। चीटिंग नहीं करनी। गेम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चलो, और अगर मैं बात करूँ कि आपके फेवरेट स्ट्रीट फूड की, समोसा। अरे वाह! मुझे याद मैं है जब हमारी समोसा बात हो रही थी आप तब भी समोसा ही खा रहे हाँ, थे। मैं समोसा खा रहा था। और इनफैक्ट किसी गली से अगर समोसा बनता हो और मैं अगर वेट लॉस के रूटीन में हूँ, तो मैं जी। उस गली से नहीं निकलता। क्योंकि कुछ भी करके मुझे वो समोसा खाना है, फिर मैं उड़ के पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। कार्टून देखती थी वो, अ, जापानीज़ कार्टून्स आते थे, शिनचैन, जी। डोरेमोन, पता नहीं क्या, उसमें वो उड़-उड़ के उड़ता हुआ पहुँचते जाता खाने खाने था। पास। बस वही मेरा फ्रेग्रेंस को, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी टॉम एंड जेरी में फ्रेग्रेंस को फेवरेट। पकड़ के उड़ के जाता था वो बंदा। तो मेरा कुछ वैसा रहा है फ्रेग्रेंस के पीछे, समोसे की फ्रेग्रेंस के पीछे। आई लव समोसा। समोसा। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये भी बोलते हैं कि अगर आप समोसे का दान करते हैं तो आपका शनि बलवान होता है। इनफैक्ट शुक्र भी, शनिवार की एक बड़ी अच्छी रेमेडी है। शनिवार की शाम को अगर आप समोसा जी। शूद्र को या वर्कर को, सॉरी कट, अगर आप शनिवार की शाम को समोसा किसी वर्कर को, जो लोग रोड साइड वर्क करते हैं, जो कार्य करते हैं, उनको आप दान करके आते हैं, भरपेट खिला के आते हैं, तो उससे आपका शनि तो बलवान होगा ही, साथ में शुक्र भी बलवान होगा। यानी शुक्र शनि का संयोग बनने से धन आएगा। तो लोग कहते हैं ना कि करोड़पति बनने के लिए कौन सी रेमेडी करें, तो शनिवार की शाम को मैं कहता हूँ कि किसी वर्कर क्लास को आप समोसे खिला के आइए भर पेट। वाह। तो देखिए उसका रेमेडी का इम्पैक्ट जो है, विद इन सेम वीक आपको बहुत ज़्यादा फायदा और ये होने वाला है। 5 रुपए की रेमेडी है जो आप बता रहे हैं 5 रुपए की रेमेडी तो अब नहीं रह गई। अब इसमें। इसमें भर पेट खिलाना है, 4-5 समोसे तो खिलाएंगे। और समोसे अब तो 15-20 रुपए से कम नहीं आ रहे, 100 रुपए बाजी। की रेमेडी। बाजी तो चलिए। 100 रुपए की रेमेडी। 100 रुपए आज की डेट पे क्या क्या आया है? था मेरा? आपके 2 आए थे। 2, चलो बैठ गया कम से कम सेफली। 5।
अगर मैं बात करूँ कि हम्म, जैसे अब मैं देखती हूँ कि आप वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, मतलब एक इंसान का नजरिया होता है लोगों को देखने का, वर्ल्ड को देखने का। हम्म। आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड को, मतलब व्हाट डज लाइफ मीन टू यू? वर्ल्ड को मैं बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं बस चीज़ों को होता हुआ देखता हूँ और उसमें कोई जजमेंट नहीं रहती मेरी, ना गलत ना सही, बिल्कुल न्यूट्रल। और साथ में ये भी देखता हूँ कि अगर कुछ है, कोई अपने पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ कर रहा है जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा, तो वहाँ पे मैं बिना मतलब का सलाह भी नहीं देता। क्योंकि होता है ना, कई बार कोई पूजा ही कर रहा है, पूजा करने में इस विधि को ना करके दूसरी विधि को कर रहा है। हाउ डू यू सी वर्ल्ड, मतलब आप क्या परसेप्शन रखते हैं वर्ल्ड को, अपने आप को देखते हैं जब आप किसी को देखते हैं, हाउ डू यू सी लाइफ? दुनिया आंखों से देखता हूँ, दिल से नहीं। अरे वाह। क्योंकि मैं ना कोई परसेप्शन ज़्यादा नहीं रखता दुनिया को लेकर के। जो जैसा है मेरे लिए वैसा न्यूट्रल है, और वैसा ही मैं कहता हूँ न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर आपने दिल से देखना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर आप जजमेंटल हो जाओगे और आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। कोई यहाँ कंट्रोल होने के लिए नहीं आया, सब जीने के लिए आए हैं अपनी ज़िंदगी। और जीना मतलब कि खुशी से जीना। और अगर दुख है तो मरना, उसको कहते हैं घुट घुट के मरना। तो उससे बढ़िया जियो और जीने दो, उस तरीके से देखता हूँ। और अगर कहीं ऐसा लगा कि कोई कुछ कर रहा है फॉर एग्जांपल और उसमें सुधार की ज़रूरत है, तो बिना मतलब का सजेशन भी नहीं देने जाता। सजेशन तब देता हूँ अगर उससे खतरा है, तब समझ में आ रहा है सजेशन दूंगा। ऐसे बिना मांगे सजेशन नहीं देता। तो उसके कारण भी होता है कि दुनिया को लेकर के बड़ा न्यूट्रल रहता हूँ, किसी से ज़्यादा बहस नहीं होता मेरा। Right. और मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग अनाप शनाप लिख के जाते हैं। मुझे पता है वो सजेशन देने आए हैं मुझे, या सिखाने आए हैं बिना मतलब की चीज़ें जो मुझे नहीं सीखनी है। मैं कभी किसी को इसलिए रिप्लाई भी नहीं करता। मतलब आप क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लेते हैं? इनफैक्ट नेगेटिव पीआर भी मैं नेगेटिव पीआर को भी बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। हर वर्ड से वर्ड सिचुएशन में भी मैं अपने आप को बहुत नॉर्मल रखता हूँ। और कभी ऐसा लगा हो कि इंसान में कभी ईगो आ जाता है, हम्म, कि इंसान को लगता है कि अब जैसे अब आप हैं, अब आप हर घर में आप चलते हैं, मतलब हर हम्म, घर में सुमित आचार्य जी का नाम जरूर जिक्र होता है या वीडियो जरूर देखी जाती है। बल्कि मेरी ही मम्मी आपकी इतनी वीडियोस देखती है। जिस इंसान को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ही ना हो, वो इंसान देखने लग जाए तो फिर बहुत आपने मतलब कुछ बड़ा करा है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, मैं ये मानती हूँ। तो मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगने लगा हो कि बस अब तो मैं ही मैं हूँ, कभी मैं को कैसे आप खत्म करते हैं अपने अंदर की? मेरे अंदर थोड़ा भी मैं वाला फैक्टर नहीं आता है। मैं बड़ा नेचुरली रहता हूँ हर जगह। आप मुझे कभी देखोगे तो कभी मुझे आप चाय टपरी पे चाय पीते देख लोगे। जी। कभी मुझे 5 स्टार्स में देखोगे, कभी मुझे टपरी पे देखोगे, मुझे आप कहीं भी देख सकते हो। मैंने जैसे बोला समोसा पे बात हुई थी, हम समोसा खा रहे थे। जी। समोसा खा कहाँ से रहे थे, कभी पूछा ये? तो मैं मस्त कैब में बैठा था और सामने एक ठेला सा था जहाँ पे मैंने देखा 4-5 लोग खड़े हैं। मैंने सोचा यार समोसा फेमस लग रहा है। उतरा वहाँ पे, मैं समोसे खरीदे। 5-10 मिनट वहाँ रुका भी, समोसे छनने का वेट किया और समोसे लेके आ गया मस्त। और खाया भी। और मैंने समोसे ऐसा नहीं कि 2 समोसे खरीदे, मैं उस समय पॉडकास्ट के लिए जा रहा था। तो वहाँ जितने टीम में क्रू मेंबर्स थे पॉडकास्ट के, सबके लिए समोसे लेके जा रहा था। अरे वाह। मैंने एंकर को भी समोसे खिलाए, मैंने स्टूडियो के ओनर को भी समोसे खिलाए। वहाँ पे और जितने स्टाफ्स थे, वहाँ पे जो कर्मचारी थे, सबको पहले समोसे खिलाए, बाद में शुरू किया हमने पॉडकास्ट। तो वो मैं वाला फैक्टर कभी आया नहीं। और मुझे लगता है वो मैं वाला फैक्टर जिस दिन किसी के अंदर आ जाएगा ना, वहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू होगा। बिल्कुल। मुझे तो बहुत ऊपर चढ़ना है, अभी आगे बढ़ना है। तो मैं को बहुत दूर रखता हूँ मैं। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा लगा जान के। तो देख लीजिए कि ऐसे हैं हमारे सुमित आचार्य जी। सुमित जी, यहाँ सेव होता है कि यहाँ से बाजी जाती है? देखते हो, ये गेम तो मैंने भगवान को सौंप रखा है। दो। अब आपकी ये यहाँ सेव बाज होता है, यहाँ सेव यहाँ होता है। से सेव होता है ना? स्टार पे है ना बैठा हुआ। ठीक है, डन। मेरे भाई देख थोड़े लो, चीटिंग नहीं कर रहा, मेरे स्टार पे थोड़े बैठा है, मेरा स्टार है। मैं आर्ट स्टूडेंट थी, मेरे 6, फंडामेंटल्स हिले हुए हैं थोड़े से। 2, 6, 2। अरे वाह। फर्स्ट विन। गाइस। ओके। यस। कोई बात नहीं, सेकंड आप जीत जाएंगे। जी। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे अब आपकी, सबको पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेटली करते हैं, लेकिन ये जो आपने एक अपना ऑरा क्रिएट करा हुआ है लोगों के आगे, इसके पीछे के सुमित जी से मिलवा दीजिए जरा हमें। और तो इस तरीके से कैमरे पे मैंने बड़ा क्रिएट करा है थोड़ा सा, जी। कि एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने बड़ा मजाक ले लिया है। 300 साल पुराने फैशन पे वही
कुर्ता पहन करके और लाल लाल रुद्राक्ष का बहुत सारा माला लेकर के एस्ट्रोलॉजी वैसे नहीं करी जाती। धर्म को अंदर से कैरी करना चाहिए, मैं अंदर कैरी करता हूँ धर्म को। जैसे मैं पहनता हूँ जो ये अटायर है बाहर का ही है, क्योंकि धर्म में पूजा पे बैठने के लिए अटायर होता है धोती, बिना सिला हुआ कपड़ा। सिलाई पड़ी है उसमें तो फिर कोई भी अटायर पहन लो, मुझे अच्छा लगता है इस तरह का अटायर पहनना, मैं पहनता हूँ। और शिखा लंबी सी है मेरी, जी। शिखा रखता हूँ क्योंकि प्रारब्ध का ज्ञान शिखा से आता है। जनेऊ पहनता हूँ, अपने इष्ट का माला पहनता हूँ बस, और तिलक धारण करता हूँ। इसके अलावा अगर कुछ धारण करूँ तो वो आडंबर ही है और अटायर ही है। अटायर धारण करके लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी करने, उसमें थोड़ा-सा कम मानता हूँ, ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि लाल माला है लोगों का, तो लाल माला मतलब नया-नया ढाला है, खाली शूट के लिए डाला है। माला मतलब काला हो जाता है ना, रुद्राक्ष मैंने रुद्राक्ष जो काला पहना है होता काला हो गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा मैं देखता हूँ कि जो है नेचुरली, उसको नेचुरल तरीके से ही अपने सामने रखता हूँ, अपने अंदर रखता हूँ। और अंदर का सुमिताचार्य बस वही है, एक आप ले सकते हो क्रिएटिव बच्चा, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस कर रहा है नए-नए तरीके से। शायद ये मेरा चांस नहीं था। है। क्या आपने कभी प्यार में धोखा खाया है? नहीं ऐसी नौबत ही नहीं पड़ी। एस्ट्रोलॉजर हूँ, पहले पता लग जाती है चीज़ें कहाँ पे क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी लाइफ से पहले कभी कुछ हुआ हो? नहीं एस्ट्रोलॉजर मैं बचपन से हूँ अच्छा, क्योंकि हमारे में कई पीढ़ियों से हमारे में एस्ट्रोलॉजी होती है। तो ओके। मछली के बच्चे को तैरना सीखना नहीं पड़ता। इसलिए जो हुँ, एक्सपर्टीज़ आती है ना बचपन में, लोग जहाँ गुल्ली-डंडा खेलते हैं, वहाँ पर हम लोगों में एस्ट्रोलॉजी आती है। हमारे में ग्रह गोचर हम लोग खेलते हैं। तो वो चीज़ें नेचुरल है हमारे अंदर। लेकिन हाँ, मंत्रों को औपचारिक रूप से सीखना नहीं पड़ा मुझे, प्रारब्ध वाला ज्ञान था। प्रारब्ध में शाक्त उपासक था। इस बार फिर से भगवान शक्ति ने, भगवती ने मुझे खुद से भी जोड़ा, शंकर जी से भी जोड़ा बोनस में। तो ये दोनों चीज़ें इस बार घटित हो गई। तो देखो अदिति, वही होता है ना कि हाँ, वर्तमान को जियो जी। और जो गया वो भूत है। भूतकाल को जब वर्तमान में लाओगी, हुँ, तो भूत क्या करेगा? डराएगा, केओस बिल्कुल। क्रिएट करेगा, गिल्ट देगा, बीते कल की ग्लानि और आने वाली चिंता भी, जो भविष्य भी जब हम जान जाते हैं तो वो चिंता है। या तो चिंता बनेगा, या तो कुछ बड़ा होने वाला है तो उसका एक्साइटमेंट बनेगा। हुँ, खराब प्रेजेंट को करेगा, प्रेजेंट को जीने नहीं देगा। चाहे एक्साइटमेंट से भर देगा, चाहे चिंता से भर देगा। तो पास्ट को और फ्यूचर को प्रेजेंट से दूर रखोगी, तभी प्रेजेंट को जी पाओगी। बिल्कुल, सही तो बात। बहुत अच्छा किया तुमने कि तुमने उस चीज़ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया। इसे दुनिया को आँख से देखा, दिल से नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक बढ़िया-सी लाइन मारते हुए सुमित आचार्य जी, आँखों से देखा दिल से नहीं। दिल में वैसे भी किसी को नहीं लगाती। दुनिया बहुत 6 बहुत ज़्यादा 2 6 अरे वाह! 2 एनर्जी एक्सचेंज हो चुकी है यहाँ पे गाइस। सो यहाँ पे 6 6 और चलो 6 6 और और 2। 2। हुँ। आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? यार आगे के प्लान्स अभी मैंने भगवान पे ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि प्लानिंग एक्चुअली वही कर रहा है। मैंने बहुत सारी प्लानिंग करके देख ली। बीच-बीच में नए-नए स्टार्टअप्स बनाता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, नई इनोवेशंस करता हूँ। लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजर बनने का मेरा कोई ऐसा मोटिव था नहीं। थी एस्ट्रोलॉजी ब्लड में, पर बनना तो साइंटिस्ट था। जितनी एक्सपेरिमेंट्स मैंने करी थी, साइंस के लिए करी थी। डिफेंस सेक्टर के लिए भी मैंने काफ़ी सारी इनोवेशंस दी अपने करके। लेकिन वो ये समय को जो मंजूर था, क्योंकि मेरे नाना जी ने मेरे पैदा होते समय ही लिख दिया था कुंडली बना करके कि ये ज्योतिषाचार्य बनेगा। अच्छा। और मैं उस बात को नहीं मानता था। इनफैक्ट 10th 11th क्लास 12th क्लास तक नहीं माना। लेकिन पता है, एक बड़ी घटना घटी थी मेरे साथ में। बनारस के मणिकर्णिका घाट में जी। मुझे जाना था अपने घर पे सरप्राइज विजिट देने। बनारस के मणिकर्णिका घाट पे मैं एक्चुअली बनारस में उतरा बाय फ्लाइट, और किसी को बताया नहीं कि बनारस पहले आया हूँ। मणिकर्णिका घाट के पास रुका और वहीं पर नहाने गया दोपहर के समय में। शनिवार का दिन था और पता नहीं क्या हुआ, पानी बहुत तेज थी, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी अच्छे से, मैं डूब गया। ओह! सो जब मैं डूब रहा था पानी में, तो एक होता है आप छटपटाते हो बाहर जी। निकलने के लिए, हाथ पैर पूरा मारते हो, सांस नहीं आती, पूरा परेशान हो जाते हो। और लिटरली पानी में पीछे खिंचता जा रहा था और हाथ पैर मार रहा था, तो बस उंगली का ये 4 हिस्सा बस थोड़ा सा बाहर आया,
आप चिल्लाओगे तो आवाज़ जाएगी नहीं। नहीं लोग जाएगी, भले घाट पे नहा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अचानक से अंदर चले गए हो और फिर खिंच गए हो बिल्कुल दूर में, नदी में, और आपकी थोड़ी-सी हाथ से बाहर निकली है और फिर वो हाथ अंदर, और नदी में लहरें ऐसे-ऐसे रहती है, तो हाथ निकला, क्या लकड़ी निकला, कुछ पता नहीं चलता। तो मैं लिटरली खुद को किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहा था कि मैं हूँ इधर, डूब रहा हूँ, बचाओ। हुँ, और खुद को बिल्कुल गिव अप कर दिया, एनर्जी सारी खत्म हो गई, डूबने लगा पानी में। ऐसा लगा कि मैं बाहर से खुद को देखा डूबते हुए, और लाइफलेस सा बिल्कुल जा रहा हूँ। तो मेरे बाएँ पैर के एड़ी के पास ऐसा महसूस हुआ किसी चीज़ ने बस केवल हल्का सा ऐसे पुश कर दिया। हुँ, ऐसे बस ऐसे पुश मिला, और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे स्विमिंग आ गई। स्विम करके पूरी फुल एनर्जी के साथ मैं गास्प कर चुका था, पानी पी चुका था, जो भी है। पर एनर्जी के साथ मैं बाहर निकला, पानी से तैर के निकला, और उसके पहले का सुमित आचार्य और उसके बाद का सुमित आचार्य डिफरेंट है। मतलब मैं हो सकता है ये बॉडी मैं हूँ, लेकिन मैं पर्सन वो हूँ ही नहीं। मेमोरीज़ इस बॉडी की हैं अंदर, हुँ, लेकिन पर्सन मैं हूँ ही नहीं। क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी, मेरे ड्रीम्स वो सब बदल चुके थे। और जो अब मेरे ड्रीम्स रहे, मतलब निकलने के बाद जो मेरे ड्रीम्स रहे, मैंने इमीडिएट वहीं से ये जो धार्मिक जो मार्ग पकड़ा, वहीं से पकड़ा। इमीडिएट मैंने एंटरप्रेन्योरशिप और सारी चीज़ों से ऐसा लगा विमुक्त हो गया। मैंने एक ब्रांड भी बना रखा था अपना, जी, क्विज़ेरियन करके। उसमें गीज़र्स, टीवीज़ और रिसर्च के आइटम्स हुँ, होते थे। इनफैक्ट मैं मैन्युफैक्चरर भी था। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सेलिंग फ़ैन मैन्युफैक्चरर था, और गूगल पे टॉप में ट्रेंड होता था। मैं 18 साल का था तब भी ये कंपनी मैंने बनाई थी। 18 साल के सुमित ने बनाई कंपनी, आज गूगल के टॉप ट्रेंड पर। ऐसे-ऐसे आर्टिकल्स आते थे। एमएसएन भी उसको पब्लिश किया करता था, मेरे आर्टिकल्स। लेकिन ये सारी चीज़ें इमीडिएट पीछे छोड़ दी मैंने, और हुँ, इमीडिएट मैंने बोला कि ये वाला रास्ता मैं लूँगा। और पैतृक जगह बिहार, अ, 2 पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से छूटा हुआ था। बिहार को वापस, जो हमारा पैतृक जो हुँ, स्थान था, उसको वापस बसाना शुरू किया। वहाँ पर मैंने गुरुकुल बनाया। जी, और गुरुकुल बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवती ने, गंगा जी ने चुना होगा इन चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने गुरुकुल बनाया। बहुत विवादित ज़मीन थी गुरुकुल की। जो ज़मीन में बनाना था, उस पे बहुत विवाद हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ मुझे लड़नी पड़ी। इनफैक्ट जो कहते हैं ना, ज़मीन में अमीन की स्टडी होती है, वो मैंने कर ली उतने लड़ाइयों में। सारे पेपर, सारे दाँव-पेच, बहुत चीज़ें खेलनी पड़ती हैं। पूरी की पूरी ज़मीन को मैंने अपनी पुरानी विवादित ज़मीनों को कैप्चर किया, और गुरुकुल खड़ा किया उसमें। गुरुकुल खड़ा करने के बाद उसमें अनाथ बच्चे भी आज पढ़ते हैं। उसमें जो कैपेबल बच्चे हैं वो फ़ीस देते हैं, अनाथ बच्चे फ़ीस नहीं देते हैं, जो अनकैपेबल हैं फ़ीस नहीं देते हैं, पढ़ते हैं। और केवल पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पे धर्म भी सीखते हैं और एआई रोबोटिक्स भी सीखते हैं। क्योंकि गुरुकुल विथ ओह! रोबोटिक्स एंड एआई का कांसेप्ट मैं लेकर के आया, और वो मैंने गुरुकुल फ़ॉर्म किया। और वो वहाँ बनाया, फिर हांगकांग में गया, तो वहाँ पर मैंने हीलिंग को लेकर के कुछ कांसेप्ट्स लॉन्च किए हैं। कुछ सिंगापुर में कुछ कांसेप्ट्स मैंने रन जी, किए। तो इन चीज़ों को अब मैं मल्टीनेशनल लेकर के जा रहा हूँ, और ये गुरुकुल का जो सेटअप है, उसको 51 गुरुकुल का पूरा सेटअप मुझे बिल्ड करना है। तो एकेडमिक्स में मैंने देखा क्या, अब मुझे ना फिर से मैं अपने बचपन में लेके जाता हूँ, जो मैंने जी, कहानी सुनाई बचपन की, कि मैं सिक्स्थ क्लास में, और मैं पढ़ रहा हूँ किताब कौन सी, ट्वेल्थ की। मैं हुँ, पढ़ रहा हूँ किताब ग्रेजुएशन की। तो जब सिक्स्थ क्लास का बच्चा ग्रेजुएशन की किताब को कॉम्प्रहेंड करके बेटर रिसर्च ला सकता है, जो 1905 में साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जहाँ पे छोड़ी अपनी रिसर्च, उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर छोटे बच्चे को इतना बाइंड क्यों करते हैं कि तुम जो हो सिक्स्थ क्लास में वही एकेडमिक्स को सही पढ़ो। बात। तो मैं उस तरीके का करिकुलम बनाने में लग गया, जो बच्चों को लिमिट में नहीं बांधती, हुँ, अनलिमिटेड तरीके से सोचने के लिए उसकी ब्रेन की कैपेसिटी को खोल देती है। तो एक ऐसा गुरुकुल का मैंने इमेजिनेशन किया कि छोटे-छोटे बच्चे अब जो गुरुकुल में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमारे गुरुकुल कल्चर में ही सुश्रुत जैसे लोग निकले, आर्यभट्ट जैसे लोग निकले। तो हुँ, वैसे आर्यभट्ट और सुश्रुत जब आज पैदा होंगे, तो नासा को टक्कर वो देंगे। नासा जैसे एजेंसीज़ को, क्योंकि अभी गुरुकुल जो भारत में चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे क्या निकल रहे हैं, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट बच्चे, बिल्कुल, और खूब से खूब उनकी कैपेसिटी हो रही है, मंदिर में जाकर के घंटी घंटी वगैरह बजा या टीका वगैरह लगा रहे हैं, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई ज्योतिषी बन जा रहे हैं, कोई इधर-उधर ही काम कर रहे हैं, कोई खास एक ग्राउंड पे बिल्कुल पकड़ बना के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पकड़ बना के काम करने की कैपेसिटी गुरुकुल में बनाई जाए। उसके लिए मैंने रोबोटिक्स एंड एआई बेस्ड गुरुकुलम का पैटर्न बना दिया। मेरा अपना करिकुलम, जो मैंने बचपन में जिया,
जो साइंस को जिस तरीके से मैंने देखा, उस साइंस को वापस गुरुकुल में रिवाइव करवाना, और इसी के नेटवर्क में बना रहा हूँ अपने करिकुलम से। पूरे इंडिया में भी मुझे 51 गुरुकुल फॉर्म करना है। इसके अलावा अब्रॉड में भी इसका पूरी शाखाएं बनानी है, क्योंकि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। पता है, कुछ लूप होल्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोइंगली हमारे एजुकेशन सिस्टम में खराब करे हैं। जैसे हिंदुस्तान, अभी तुम बोलती हो ना सनातन धर्म, क्यों बोलती हो, हिंदू धर्म क्यों नहीं बोलती, पहले ये बताओ। मेरे लिए क्योंकि सनातन धर्म वो हर छे प्रकृति का छोटा सा जीव है, वो प्रकृति है। अगर ये चीज़ भी हो रही है हम्म, तो ये सनातन धर्म है मेरे लिए। तो वो चीज़ जो आपको बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं बाँधता, मेरे लिए वो सनातन धर्म है। हिंदू क्यों नहीं और बोलती तुम। हिंदू धर्म आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाँधता है। तो इसलिए मैं सनातनी हूँ, मैं रूल्स खुद के फ़ॉर्म कर सकती हूँ, इसलिए मैं भी चीज़ों को सनातन के तरीके से देखती हूँ। चलो बहुत अच्छा अदिति, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ थोड़ा सा, जी, कि जब बात करते हैं हम लोग सनातन धर्म की, यूजुअली क्या हुआ कि कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन है, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन, कृष्ण भक्ति वाले, जी, वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई चीज़ ही नहीं होता, सनातन धर्म होता है। हिंदू तो विदेशी शब्द है, एनसीईआरटी ने बकायदा छाप रखा जी, है किताबों में, हमें पढ़ाया बचपन से कि हिंदू जो शब्द है ये विदेशी शब्द है, विदेशी। सिंधु नदी के पार हम रहते थे, जी, विदेशी सिंधु नहीं बोलते थे, सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस करते थे, इसलिए हम हिंदू हैं। हिंदू है। यानी कि उन्होंने, एनसीईआरटी ने सीधा आक्रमण कर दिया हिंदुत्व और हिंदू धर्म के धरातल के ऊपर, आक्रमण कर दिया। जो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसका जो हिंदुस्तान है इसके ऊपर सीधा आक्रमण कर दिया कि ये विदेशियों की त्रुटि है, विदेशी इसको गलत बोलते थे तो हमने गलत ले लिया। अरे एक गलती तो लिया कि भारत को इंडिया इंडिया करने लगे, इंडिया मतलब गाली पड़ती थी तुम्हें और उसको तुमने देश का नाम दे दिया। दूसरी गलती, इतना महापाप पढ़ा दिया बच्चों को कि हिंदू एक वर्ड अपना है ही नहीं। मैं श्लोक बताता हूँ, हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्यते। बृहस्पति आगम ग्रंथ में हिंदुस्तान बकायदा लिखा हुआ है। महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में बार बार हिंदू का हिंदू उल्लेख है। का है। हिंदू, सिंधु, इंदु तीनों पर्यायवाची हैं, तीनों का मतलब गोभक्त होता है। ऋग्वेद में भी हिंदू का बार बार उल्लेख आता है, कालका पुराण में हिंदवा शब्द का उल्लेख आता है। इतने वेद पुराणों में जो हिंदू का शब्द बार बार आया है, उसको एनसीईआरटी ने बिना रिसर्च के हमें पढ़ा दिया कि हिंदू तो एक विदेशी शब्द है, इसलिए अपने धर्म को सनातन कहिए। तो इस तरीके से अटैक किया गया हमारे धर्म के ऊपर। शिक्षा व्यवस्था में पता है, ये 22/7 जो पाई लिखते हैं, नारद पुराण में ये पाई बार बार आता है। नारद पुराण कभी कोई खोल के देखेगा तो ग्रेजुएशन का अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वही उसको समझ सकता है। जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनको भी अपना मैथमेटिक्स मिलेगा, उसमें पैथागोरस थ्योरम मिलेगा, उनको पाई मिलेगा, उनको सर्कल का एरिया निकाल, सर्कमफेरेंस निकालने का, सर्कल का एरिया निकालने का सबका फॉर्मूला मिलेगा। और वो फॉर्मूला आज हम पढ़ते हैं कि ग्रीस से होकर के भारत में आया, ऐसा पढ़ाया जाता है हमारे किताबों में। और हमारे धर्म ग्रंथ में सामने सामने वो पूरे फॉर्मूलाज लिखे हैं। लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखे हैं। ये जो लाइट है आंखों में पड़ रहा है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। 1945 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया, 1925 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने सोलर पैनल उसी आधार पे बने, तो पता चला कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉ है, हमारे हवन में, हवन का जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो वो लॉ को बार बार हम बोलते हैं। तिथिं चैव समन्वितं परमवार समन्वितं चतुर्थ्येषति हरिद्भागं शेषम अग्निवास उच्यते एकवश्यति आकाशे द्वितीयवश्यति पृथ्वी तृतीयवश्यति पाताले। तो फोटोन कैसे, किस मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो तक हमारे धर्म में है। जिस चीज को साइंस को खोजने में 1925 में तो ये पता लगा पार्टिकल होता है, और अभी ये 2010-12 के आसपास पता चला कि पार्टिकल इंटरेक्ट कैसे करता है। और वो बात हम लोग सदियों से, पीढ़ियों से, हजारों साल से करते आ रहे हैं अपने पूजा रिचुअल में। हमारे पूजा रिचुअल में कोडेड रहा कि बिग बैंग हुआ। जब हम कहते हैं ना संकल्प में, श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञ पर्वत मानस्य अद्यम ब्रह्मणो ही द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनुवंतरे। तो श्वेत वराह कल्पे जब हम बोलते हैं तो वहां पे ये हम बार बार बताते हैं कि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के इतने समय बीत चुके हैं। ब्रह्मांड कैसे बना, तो ब्रह्मांड पहले सिकुड़ रहा था, कृष्ण वराह। ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी पे आता है, आदि वराह, ना आदि ना अंत। और श्वेत वराह यानी अभी ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल्स लॉ, प्लैंक्स लॉ, सारी चीजें हम लोग जिस जिस सनातन धर्म के, जिस हिंदू धर्म के पूजा पद्धति के प्रथम अंग में, संकल्प में जो सबसे पहला स्टेप होता है, उसमें इतना साइंस कोडेड है, तो पूरी पूजा पद्धति में कितना साइंस होगा। अगर खोजने निकलेंगे तो इस पे किताबें लिख दी जाएंगी। एक संकल्प मंत्र पे किताब लिख सकता हूं मैं, और संकल्प मंत्र पे ही तो मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी को आगे बढ़ा दिया। तो इतना जब कोडेड है तो सोचो नासा जैसा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करेगा अगर इसको सही रूप में पढ़ा दिया जाए बच्चों को। तो
तो मेरे को लगता है कि जो हमारा ये जो इसीलिए करिकुलम, मैं गुरुकुल बना रहा हूँ। जी, जो हम जी, करिकुलम फॉलो कर रहे हैं स्कूल्स में, वो जी, हमें ब्रेन तो हमारा डेवलपमेंट कर ही नहीं रहा, वो तो रटी रटाइया नॉलेज है जो एक स्कूल में चलती हुई आ रही है। हाँ, अब आप देखिए वो सिर्फ आपको जॉब रेडी कर सकता है, वो भी एक 20,000 की जॉब। हाँ। तो ये चीज तो मुझे भी बहुत बड़ा एक लूपहोल लगता है एजुकेशन सिस्टम में, बट कुछ तो मैं करा वही नहीं जा सिस्टम सकता बदलना इसका। चाहता हूँ और वही जैसा तुमने पूछा ना कि फ्यूचर में क्या है, जी, तो मैं फ्यूचर वैसा देख रहा हूँ कि पूरे भारत को वही सोने की चिड़िया बनाना है। भारत की जो ज़मीनें कट के गई ना भारत से, पाकिस्तान टूटा और जी, हमने जश्न मनाया कि हम लोग आज़ाद हो गए। किसी का इतना बड़ा ज़मीन आधा देश टूट के अलग हो गया और हम लोग जश्न मनाए थे कि भारत आज़ाद हो गया। इससे बड़ा गाली क्या हो सकता है? सही अभी बात है। तक उस आज़ादी को मैं स्वीकार ही नहीं कर पाता। हमारी ज़मीन टूट के गई है। मैं उस ज़मीन को जब तक जोड़ूँगा नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। बांग्लादेश टूटा है, मैं जोड़ूँगा नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ पर हमारे राजाओं ने अपनी चमड़ी उघड़वा ली, अपनी आँखें नोचवा ली, फिर भी अपने ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं जाने दिया। हमारी रानियों ने 2-2 सौ रानियों ने एक साथ जौहर किया, अग्नि में कूद गईं, लेकिन ज़मीन का टुकड़ा नहीं जाने दिया। और जब पॉलिटिक्स आई तब कुर्सी केवल बचाने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए देश बेच दिया गया और उसका जश्न मनवाया गया। मैं उस बात को मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाता और मैं वैसा भारत निर्माण करना चाहता हूँ। इसीलिए इंटेलेक्चुअली एडवांस लोगों को चाहता हूँ भारत में। इंटेलेक्चुअली भारत इतना पुअर हो गया समय के साथ कि सही में गुलामी खट रहा है। अंग्रेज़ों ने जो कह दिया उसको एक्सेप्ट कर लेना है। व्हाइट पीपल ने कुछ ज्ञान दे दिया उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये गुलामी का भारत को मैं गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं गुरुकुल्स का ये नेटवर्क बना रहा हूँ। मैंने शंकर जी का मंदिर भी बनाया और मंदिरों का भी नेटवर्क बना रहा हूँ। मेरे गोल्स बहुत अलग हैं, जो बाकी जेन ज़ीज़ के गोल्स से थोड़े अलग हैं। क्योंकि उनका जो गोल्स है कहीं न कहीं अपने आप को डेवलप कराने के लिए है। जी, मेरा जो गोल है अपने देश को बनाने के लिए है। अखंड भारत का सपना देखता हूँ। मेरी कंट्रोवर्सीज़ देखती होगी, कई बार ऐसा लगता है कि मैं सेक्युलर साउंड कर जाऊँ जी, अपनी बातों में। ये इसलिए क्योंकि केवल देश थोड़ी टूटा, लोगों को भी तोड़ लोगों दिया को गया। धर्म धर्म से में बांट दिया लोगों को गया है। जैसे बाँटा गया है और धर्म में बाँट के फिर कट्टरपंथ फैला दिया गया है। हुँ, हमेशा देखो अभी लूडो चल रहा है, इस लूडो में ब्लू गोटी मेरी, येलो गोटी तुम्हारी। जी, ग्रुप हमेशा बनेगा। गोटियाँ अपना ग्रुप बनाएँगे, अपने कलर के हिसाब से ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप आपस में लड़ेंगे। ये उनका ही कहते हैं ना ह्यूमन्स का हुँ, सोशल साइकोलॉजी कहते हैं इसको। ये ग्रुप्स बनाएँगे और ग्रुप्स लड़ेंगे, लड़ेंगे। उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रुप को उड़ा के फेंक दो, मार दो, काट दो, विहीन कर दो। तो ग्रुप जब अलग हो जाएगा तो क्या अकेले एक एक जो कलर का है, ब्लू कलर केवल यहाँ बैठा रहेगा, क्या वो लूडो खेल सकता है? बिल्कुल गेम भी नहीं। होगा ही नहीं यहाँ पे। तो समझ के देखो कि मैं ये देखता हूँ सब साथ में चलें और भारत इतना छोटा नहीं है। ये जो 2 हिस्से छूट गए ना लूडो में, हुँ, लाल और हरा, ये भी मुझे चाहिए। अभी पीला और ब्लू के बीच में खेल रहे हैं, लाल और हरा भी मुझे चाहिए। तो जो अखंड भारत है, मैं उसका सपना देख रहा हूँ। ये लाल हरा आएगा ना, तो अखंड भारत होगा। ये पाकिस्तान भी आएगा, अफ़गानिस्तान भी आएगा, म्यांमार भी आएगा, थाईलैंड भी आएगा, हांगकांग भी आएगा, चाइना भी आएगा, तिब्बत वापस आएगा, आएगा। पीओके वापस आएगा, वो अखंड भारत मुझे चाहिए। ये नहीं चाहिए कि मेरा भारत इतना ही है और इसमें आधा हिस्सा उनको दे दो, आधा हिस्सा खुद रख लो, वो भारत नहीं देखता हूँ मैं। मेरा सपना थोड़ा बड़ा है और वो बड़े सपने को देखने के लिए, साकार करने के लिए मुझे सारी गोटियों को इस चेस बोर्ड पे लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सारी गोटियों को एक साथ देखना चाहता हूँ। मेरा विज़न कुछ ऐसा है, तो आप जैसा इसलिए तुमने कहा गुरुकुल कि खड़े हाँ, मैं कर रहे हैं। गुरुकुल एजुकेशन को मैकॉले ने ध्वस्त किया, उसको वापस रिवाइव तो करूँ। शुरुआत तो कर दूं, जिसको आगे आने वाले बहुत सारे सुमिताचार्य बनाने हैं मुझे और आगे आने वाले सुमिताचार्य सेम विजन के साथ, सेम ड्रीम के साथ इन चीज़ों को कर सकेंगे। पता है एस्ट्रोलॉजी क्यों चुना मैंने? एस्ट्रोलॉजी लोग सुनते हैं हुँ, और जब उससे सुनते हैं तो अपनी जो बात है, क्योंकि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन हूँ कि अपने बिजनेस प्रोफाइल के आधार पे मीडिया को खरीद लूँ। लेकिन जब मौका मिलता है अपनी बातों को रखने का, तो एस्ट्रोलॉजी एक आधार बनता है, लेकिन उसके साथ अपने विज़न को ज़रूर रखता हूँ। क्योंकि ये विज़न कहीं न कहीं गंगा माता ने दिया। जब उन्होंने दोबारा जन्म दिया, तो कोई जी, एक उद्देश्य दिया है। और अब ये सारी जो चीज़ें जोड़ते हैं लोग, डिक्टेटर, एस्ट्रोलॉजर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा माइंडसेट थोड़ा पैरेलली चल रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट अपने तरीके से चलता है और एक तरफ जो मेरा माइंडसेट है, वो कहीं न कहीं राजतंत्र की तरफ जाता है। हुँ, समझ गई। बहुत अच्छा विज़न है, बहुत बड़ा विज़न है आपका और हर कोई इस विज़न को नहीं जानता। तो मैं ये लकी समझती ये हूँ कि हमारे पहली बार ये पॉडकास्ट में शायद पॉडकास्ट में इस तरह के विज़न के साथ पहली बार किसी बात से हो रही बात है। नहीं हुई। क्योंकि चिल मोड में ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो इंटेंस टॉक है, इसको कहीं न कहीं मौका मिला यहाँ पे आने का। हुँ।
और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा भी कोई विजन रखते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें चल रही है लोगों ने सिर्फ तोड़ना चाहा है चीजों को, कोई भी लोग बनाना नहीं चाह रहा है। कट्टरवादी, मेरे मैंने एक बार डाला तो लोग कह रहे हैं ये भी सेक्युलर निकला। अरे पागलों, सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। तुम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो और मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। तुम हिंदू राष्ट्र ऐसा देखना चाहते हो जिसमें मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को हटा देना चाहते हो, और मैं अखंड भारत ऐसा देखना चाहता हूँ जिसमें सारी गोटियां मेरे लूडो के बोर्ड पे आ जाएं, सारे देश हमसे जुड़ जाएं। हम्म। मैं देश दुनिया घूमता हूँ और वहां पर पता है, अभी हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू करा था, और वो इंटरव्यू हिंदू के टॉपिक पे थी, गौ माता के ऊपर थी, और कर कौन रहा था पता है? पाकिस्तानी। वाह। और वो इंटरव्यू वायरल है। गौ माता का क्यों पूजा करते हैं और क्यों उनको इतना वैल्यू देते हैं, इसके ऊपर इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू को करने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी था। अगर पाकिस्तान के सारे लोग इतने बुरे हैं, सबको अगर तुम हटा देना चाहते हो, मार देना चाहते हो, तो अखंड भारत तो नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि उनके बच्चे फिर बदला लेंगे। हम्म। हमेशा ये लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई को खत्म करना है तो प्रेम की भाषा समझनी पड़ेगी। ये गंदी पॉलिटिक्स को, ये डिस्टर्बिंग मीडिया जितना चल रहा है, जितना प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है, उसको थोड़ा सा हटाओ, थोड़ा साइलेंट करो, और एक बार इंसान को देखो और उनके छोटे छोटे बच्चों को देखो। अगर स्पेशली कहते हैं ना ह्यूमैनिटी चाहिए, तो एक बार छोटे बच्चों का चेहरा देखो, बिल्कुल। उसके बाद अंदर से ह्यूमैनिटी आएगी। अगर उसके बाद भी नहीं आती ना, तो तुम राक्षस हो। अगर अगर तुम्हारे अंदर ये करेज है कि उस छोटे बच्चे को भी मार दो जाकर के, तो तुम राक्षस हो। क्योंकि लोग अगर बात करते हैं कि सबको विहीन हटा देना है, मतलब पूरे एक कौम को हटाना, मतलब समझो छोटे बच्चों को भी मारोगे। तो छोटे बच्चों को अगर मार सकते हो और ऐसा सोच सकते हो ना, तब तुम राक्षस हो। बट और जो मैं राक्षसों को सपोर्ट नहीं करता, मैं धर्म को लाना चाहता हूँ, धर्म की ध्वजा लहराना चाहता हूँ। और आपको क्या लगता है कि मतलब इन सब चीजों में आपका कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम अखंड भारत को बनने में लग सकता है? अरे तो ये अखंड भारत क्या, राजतंत्र वाला जो पार्ट है ना, 25 साल में भारत में पुनः स्थापित होगा, देखना। पच्चीस ये साल इंटरव्यू को देखने वाले देखना ना, सभी युवाओं के अंदर यही डिमांड आएगा कि नहीं, नफरत नहीं फैलाना है, अब प्यार बढ़ाना है लोगों में। चलो यही होप है कि इंसान जो प्यार से चीज कर सकते हैं वो कभी भी नफरत नहीं कर सकती, वो तो इतिहास गवाह है इस चीज के लिए। पता है, मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी को हर्ट नहीं करा है। कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं बचपन में भी। हमेशा ये लगा है कि उसको ना सक्सेस से रिप्लाई करना है, सक्सेस से आंसर देना है। जब मेरा पास्ट रिकॉर्ड ये रहा कि स्कूल टाइम में जब बच्चे मुझे हम्म। बुली कर रहे थे, उस समय ऐसा होता है कई बार, किसी के मन में लगेगा कि ठीक है उसको पीट दो। बच्चे अक्सर ऐसा करा करते थे, लेकिन मेरा रहता था नहीं, सक्सेस विल टेक द रिवेंज। वो चीज़ सही। आंसर करेगा, और वो आंसर करता है। और उसी का आंसर है जो अभी अभी फेलोज जितने हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगलिंग पीरियड कहीं ना कहीं चल रहा है, हम्म। कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि कई लोगों की एनुअल सैलरी जितनी होती, कई बार दिन में कमा लिया। जी। तो हर्ट करने से बढ़िया, किसी को केओस क्रिएट करने से बढ़िया, उसमें टाइम और एनर्जी देने से बढ़िया वहाँ टाइम एनर्जी दे जाए जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। कहते हैं ना, साधुओं का या धर्म का ये मतलब नहीं होता है कि आप सब त्याग दो। हम्म। त्यागना जो होता है वो उनके लिए अच्छा है जो सन्यासी है। धर्म का एक और मतलब है विस्तार। अगर आपके अंदर बुद्धि भगवान ने दिया है, तो उस बुद्धि का प्रयोग करो विस्तार करने के लिए, कुछ निर्माण कर जाओ जिसमें धर्म जिंदा रहे। एक दिया ऐसा जलाओ जिससे हमेशा अंधेरा मिटता रहे। वही दिया जलाने का अभी मेरा गोल है। क्योंकि मेरे जैसे कई सुमिताचार्य पहले भी आए, और ना जाने अनगिनत कितने आए, कितने बहुत बड़े थे, कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, सब चले गए, और आगे भी आएंगे, सब जाएंगे। लेकिन जो मैटर ये करता है कि आप जब प्रेजेंट में हो, आपने कितनी कीर्ति कर दी, आगे आने वाले कितने पीढ़ियों को आपने उज्ज्वला उजाला दिया, कितनी पीढ़ियों को आपने प्रज्वलित किया अपने नॉलेज से, अपने कैलिबर से। उस कैलिबर को स्थापित करने का मेरा इंटरेस्ट है। और आपका कभी कोई ऐसा प्लान है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? डायरेक्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। पॉलिटिक्स क्योंकि में रुचि भी नहीं पॉलिटिक्स, रखते आप? अगर अगर मैं पॉलिटिक्स करने लग जाऊं, या इस तरीके से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं जिस तरीके का पॉलिटिकल अभी चल रहा है सिस्टम, तो पता है क्या होगा? मैं चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, कुर्सी पकड़ने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, हम्म। और उस खर्चे को रिकवर करने के लिए कुर्सी नोचना पड़ेगा। तो कुर्सी तो लिटरली कुर्सी नहीं नोचूंगा, कहीं ना कहीं देश नोचना पड़ेगा, और वो देश को ही तो नोचने के खिलाफ हूं मैं।
इसीलिए मैं इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता हूँ। जैसे एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज लाना चाह रहा हूँ कि जो क्लास के डिवीज़न के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, कि मैंने जब खुद में देखा कि जब मैं उस स्टैंडर्ड में होकर के उससे बहुत हायर पढ़ सकता था, और मेरे ग्रुप के सारे लड़के, आपको पता नहीं होगा पर मेरे ग्रुप के जितने लड़के थे, मैं निकला थोड़ा अलग लीग पे, लेकिन मेरे ग्रुप वाले लड़के आईआईटीज़ में टॉप स्केल पे गए हैं, और कुछ बाहर की कंट्रीज़ में है, कुछ कहीं हैं। तो मेरा ग्रुप बहुत छोटा, 3-4 लोगों का ग्रुप था मेरा, और वो ग्रुप बहुत पावरफुल बना है। लेकिन मेरा लीग अलग है, और हर किसी का पता है वही इंटरेस्ट होता था, चेंज करना है, बहुत बड़ा चेंज लाना है। तो कहीं-कहीं लोग, मैंने ये देखा कि जॉब्स पकड़ने के बाद संकुचित हो गए, अब वो चेंज का आग उनके अंदर से बुझ गया, पर मेरे अंदर वो आग जल रहा है। हम्म, मैं कई बार ये अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस में कई बार ये बातें लिख देता हूँ कि आई हैव अ फायर, और मुझे ये चीज़ सोने नहीं देता। रात को ये कई बार एक्टिवेट हो जाता है और मैं सो नहीं पाता। मुझे ये करना है और मैं बहुत जल्दी करूँगा। हमेशा ये लगता है कि अभी इम्प्रैक्टिकल है, दुनिया को लगता है इम्प्रैक्टिकल है। मेरे पापा को लोग सजेशन देते थे कि आपका बच्चा बहुत इम्प्रैक्टिकल सोचता है और इसको आप सँभालिए, नहीं तो ऐसे बच्चे ना सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेस्ड होकर के। पर मैं उस टाइप का पर्सन हूँ नहीं। मैंने जो डिप्रेशन देखना था लाइफ़ में बहुत बड़ा देखा है। एक कहानी मैं शेयर करूँगा। जी। अ, एक बार एक ऐसा पीरियड आया था, अ मुझे मैंने मैंने मतलब कुछ क्रिएट करना था जिसको लेकर के लोग अपोज़ कर रहे थे। मुझे कंपनी फ़ॉर्म करनी थी जिसको लेकर के लोग बहुत अपोज़ कर रहे थे। मेरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा अपोज़ कर रहे थे और रिलेटिव्स भी कर रहे थे। गुस्से से मैंने घर छोड़ दिया, और उस समय मेरे पास 1 साल का एक ऐसा पीरियड रहा जिसमें मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था, ना मेरे पास पैसा था। मैंने ड्रॉप आउट लिया स्कूल से, और पता है ड्रॉप आउट लेने के बाद मैंने क्या किया? 12th ड्रॉप आउट किया मैंने, और ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने सीधा उम, रोबोटिक्स एंड एआई एक्सपर्ट के जैसा मैंने कॉलेजेस में लेक्चर दिया। सोचो, एक ड्रॉप आउट पहली बार किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहा है एज़ अ रोबोटिक्स एंड एआई एक्सपर्ट। कई सारे कॉलेजेस मेरे साथ एमओयू कर चुके हैं। ये किया, पर शुरुआत का 1 साल ऐसा रहा था जिसमें मैं लिटरली, मुझे घर छोड़ना पड़ गया। इतना प्रेशर था। आई वाज़ अ हाई स्कोरिंग स्टूडेंट, और अचानक से ड्रॉप आउट लेना बहुत प्रेशराइज़िंग होता है। मैंने घर छोड़ा, और जब मैंने घर छोड़ा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पैसे लिटरली थे मेरे पास कुछ 3-4 हज़ार रुपए ओनली, तो दैट्स ऑल। कैसे सरवाइव करा हाँ, आपने वो उस टाइम सर्वाइवल पे? बड़ा टीडियस है, क्योंकि वो सर्वाइवल बस मतलब कुछ टाइम, अ, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता था अपना पेन, सो ऐसा लेवल का सर्वाइवल भी मैंने देखा है अपने टाइम पे। तो जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, और वो एक पेन का पीरियड था जिसमें मुझे कुछ इश्यूज़ आ गए थे, ऑटो इम्यून से रिलेटेड, मतलब मेरा इम्यून सिस्टम मुझे ही, मेरे ही शरीर को एनिमी समझ रहा था अपना, और मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी और मेरे बैक ओह में गॉड! इन्फेक्शन हो गया था, और वो जो इन्फेक्शन है उसके कारण मुझे व्हीलचेयर पे आना पड़ गया। तो 3 महीने अकेले व्हीलचेयर पे था मैं। व्हीलचेयर भी नहीं, इनफैक्ट समझ लो कि आई कुड नॉट स्टैंड, और अगर मैं ऐसे चेयर पे बैठ गया तो मुझे अपना पैर को, ऐसे कर रखा है मैंने पैर के ऊपर पैर, तो मुझे पैर को उतारने के लिए लगभग आधे घंटे तक बिल्कुल नीचे रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा फ़ील होता था जैसे पैरों में किसी ने चाकू डाल रखा हो बहुत सारा, और थोड़ा-सा भी मूवमेंट बहुत पेनफुल होता था। और उस टाइम पे मैं अलोन था, अकेला। मतलब एक तरफ से आप ये देखोगे दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। बिल्कुल। जब आप उस तरह के फ़ेज़ में होते हो और आप लोगों को बताते नहीं हो कि आप इतना ज़्यादा पेन झेल रहे हो, और आप अकेले हो। ना आपके पास रिसोर्स है, ना पैसा, और ना कोई ऐसा आपने उखाड़ा है कि अभी कुछ बहुत बड़ा कुछ अचानक अचीव होने वाला है। मतलब डार्कनेस चारों तरफ दिख रहा है। हुँ। क्योंकि आपने जोश में चीज़ें कर ली, ड्रॉप आउट लिया, सारी चीज़ें करी, बट आगे बिल्कुल डार्कनेस दिख रहा है। तो वहाँ पर चीज़ें बहुत डेलिकेट होती हैं। बट मैंने चीज़ों को बहुत अलग टर्न दिया। मैंने उसको बहुत पॉज़िटिवली लिया। जब रिकवरी हुई मेरी अपने आप ही, तो मैंने सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई थी, और सोचो बिना पैसे की कंपनी। तो इट वाज़ लाइक मैं अच्छा सेल्स में बढ़िया हूँ, अपने आप को मानता हूँ थोड़ा, कि मैं आराम से नंबर्स निकाल करके लोगों के कॉल करके और उनको पिच करके जी। चीज़ों को अ, रिलेट वो कर सकता हूँ, मतलब फ़ॉर्म अप कर सकता हूँ। पहले प्रोजेक्ट उठा लिए, मतलब पहले मेरा एग्ज़ीक्यूशन रहा कि पहले सेल्स एग्ज़ीक्यूट करो, सेल्स के बाद प्रोजेक्ट पकड़ो, प्रोजेक्ट के बाद मैंने स्टाफ रखे, और स्टाफ रखे क्योंकि उनको पता है, मुझे पता है 45 दिन के बाद ही तो पेमेंट देना है, 15 दिन हुँ। सिक्योरिटी होल्ड होगी, 30 दिन के बाद उनका महीना जो है उनका शुरू होगा, 45 दिन में मेरा पूरा प्रोजेक्ट, 2-2 प्रोजेक्ट मैं 15-15 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स मैंने कई सारे उठा लिए। सेल्स के क्यों, मैंने अगर 3 डेवलपर्स रखे तो 6 सेल्स वाले लोगों को रखा, पैसे बिल्कुल ज़ीरो, और मेरे पास थी 9 लोगों की टीम, और 9 लोगों की टीम को सस्टेन कर दिया मैंने, और ये स्टार्ट मैंने करा था दिल्ली में।
और मैंने एक बड़ा अच्छा सा फिर ऑफिस ओपन करा था। आपको पता होगा जनकपुरी में एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर करके प्लेस है, जी, तो जी। वहाँ पर मेरा बढ़िया सा ऑफिस हुआ करता था, पूरा अरे लेविश वाह! ऑफिस ओपन किया। तो मैं बहुत कम एज का था, मैं 18 साल का था, और एक बढ़िया सा ऑफिस, बाप अच्छी रे! सी टीम, पूरा मैं चला रहा था। पूरा एक पेंटागोनल मॉडल का डबल डबल रेप्लिका बनाया। फिर प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी कंपनी बनाई और सीधा हुँ, मिनिस्ट्रीज से टच में आ गया था। मैं बड़ा अच्छा हूँ थोड़ा सा टचअप बनाने में अपना लोगों के साथ जी, में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ज्वाइन किया एज अ रोबोटिक्स एंड एआई एक्सपर्ट, उनके साथ काफ़ी सारे काम मैंने जी। कंडक्ट करवाए, उनका वेंडर बन के और अलग अलग तरीके से। फिर वही होता है कि जैसा मैंने बताया कि कंपनीज बिल्ड करके और एकाएक स्लैश कर दिया जब बनारस का इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। तो ये कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने अभी शेयर करे हैं। हो सकता है कुछ लोग इससे इंस्पायर हो, क्योंकि पता है बीच में एक ऐसा टाइम आता है मेरे लाइफ में। हुज टर्न इज दिस, कौन किसको आपकी चला टर्न। मेरा है? हाँ। तो एक ऐसा टाइम मैंने देखा जब मैंने अपनी कंपनी बनाई थी विदाउट कैपिटल वाले सिस्टम पे। तो हुँ, उस समय मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि ये टेड टॉक्स होते हैं, उससे पेप टॉक्स होते हैं, तो मुझे जी। अलग अलग सिटीज़ से बुलाते थे पेप टॉक देने के लिए। तो कई सारे सिटीज़ में अच्छे रेपुटेड एरिनाज में पेप टॉक्स दिए, स्टार्टअप विदाउट कैपिटल, हाउ टू डू इट। तो मेरे सामने स्टूडेंट्स का एक जत्था होता था जो स्टार्टअप करना चाहते थे, और वो मेरे से क्वेश्चन पुट अप करने करते थे कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इसकी फंडिंग नहीं है। तो मैं उनको बूटस्ट्रैप करके आइडिया सामने बता देता था कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा स्टार्टअप तो बना सकते हो वाह! फटाफट से। एक कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट, नॉट इवन कॉलेज, स्कूल ड्रॉप आउट पढ़े लिखे लोगों को इनिशियली पढ़े लिखे लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे आप स्टार्टअप क्रिएट इनफैक्ट कर बीटेक सकते हो। ग्रेजुएट्स को भी। बीटेक ग्रेजुएट्स को तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये हल्के में नहीं लेना ये हल्के में नहीं लेने का। तो बहुत ही बूट स्ट्रैपिंग वाला माइंड मेरा रहा है, लेकिन तो आपको हल्के में नहीं लिया जाएगा, ये तो बात फैक्ट है। ऐसे पता है एक चीज़ होता है जो मैंने एक बात बोली, जी। खुद के माहौल में आप ये चीज़ नोटिस जब करोगे तो आप टूट सकते हो अंदर से। हुँ, ड्रॉप आउट लेने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे फैमिली वाले मेरे घर के बच्चों को ऐसा कह रहे हैं कि भैया के जैसा मत बनना। हुँ, इवन दो आई वाज अ हाई स्कोरर, इवन दो आई डिड सो मेनी रिसर्च इन पास्ट, बट जिस समय ड्रॉप आउट लिया था तो किसी को मेरे कैलिबर पे विश्वास नहीं था। तो सबने ये कहा कि भैया के जैसा मत बनना। वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग होता है। एंड देन आज के डेट में जब मैंने सारी चीज़ें करी हैं हुँ। तो सब कहते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है। तो वो डिफरेंस जो है कुछ दिनों में क्रिएट हुआ, कुछ सालों में क्रिएट हुआ। ज़्यादा समय की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, कौन सा अभी बहुत बूढ़ा होकर के आपके सामने बैठा हूँ। सो एज भी बता चलो, दीजिए फिर अपनी। वो नहीं क्लियर करूँगा, वो गेस करेंगे लोग। सुमित चारे जी से मैंने बड़ी ट्राई कर ली उनकी एज निकालनी, दो मुझे पता है, असली वाली तो एज मुझे पता है, बट मैं चाहती हूँ अपने मुँह से बोले, नहीं, मैं कमेंट में देना कमेंट करके चाहूँगा। ऐसे बताइए। पहली बार ये स्टोरी मैं पॉडकास्ट में किसी पॉडकास्ट में ला रहा हूँ। चलो तुम्हारा चांस है। 2 सुमित जी इसी बात पे हमारी 3 तो अंदर आ ही चुकी है, मेरी तो लास्ट रहता है बस। देखते हैं क्या होता है। ये लो तुम अंदर गई अभी। अरे! हाँ, अरे बाप रे! तुमने नज़र लगवा लिया खुद को लगता है। खुद की नज़र खुद को लगा दी। मैं तो नहीं लगाता, मेरी नज़र नहीं लगती किसी को। 3 3 तिगाड़ा काम काम बिगाड़ा। बिगाड़ा, चलो कोई बात बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 5 पूछो, सवाल पूछो। लो खुल गई, नाइस। 3 अब बस आपका 3 आए। ओह! 4 बच है। गई। चलो आपने इतनी इनसाइट्स दी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ी-सी कोई मतलब ऐसा बचपन का चुटकुला जो आपको याद रहता हो या कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आप याद करके आज भी हँसते हो कि यार ये हुआ था मेरे साथ, यार ऐसा कुछ? देखो, तुमने बताया ना कि तुम बहुत चुलबुली थी। बहुत मैं ज़्यादा। बचपन से चुलबुला हूँ। इतने सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन मेरे चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती। थोड़ा-सा भी मैंने ऐसा नहीं देखा यार शिट ऐसा हो गया। लोग जैसे जहाँ टूट जाते हैं, हुँ। मेरे किसी भी स्टेटस में, कभी पोस्ट में, कभी कुछ सैड पार्ट नहीं दिखेगा। कभी जो मैंने सैड गाना डाल दिया हो, कुछ सैड स्टेटस लगा के दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मैं आज सैड हूँ। कभी अपने पेन को किसी के सामने प्रेज़ेंट नहीं होने नहीं दिया। करते। तो चुलबुलाहट हमेशा रही है, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नौटंकी करना बहुत पसंद है। तो बचपन में मैं क्या क्या किया करता था कि रात के समय में छत के ऊपर जाकर के व्हाइट कलर का बेडशीट पूरा सर पे डाल करके बैठ जाता था। और जहाँ कोई पर्सन साइकिल से जा रहा हो चुपचाप या ओह! पैदल जा रहा है, मतलब वो
और जो वो डरता था और जो व्हाइट कलर का छत पे देखता था, इधर हूँ मैं बेटा। वो वाला सबसे फनी पार्ट था। मेरा एक दोस्त था अंकित, तो वो भी भूत बना करता था। हम लोग कई बार रोड के किनारे शाम के समय में ऐसे खड़े हो जाते थे और वो झाड़ी में छुपा रहता था, और वो ना जैसे 1920 में मूवी में कैसे भूतनी चलती है उल्टे होकर के ऐसे-ऐसे, तो वो बंदा ऐसे सड़क क्रॉस कर जाए, कोई ओह ऐसा कोई गॉड! अकेला पर्सन आ रहा है बिल्कुल, वो सुनसान सड़क को हम लोग टारगेट करते थे जिसमें कभी कोई बाय चांस अकेला हमारा शिकार पहुँच रहा हो, और वो शिकार जब आता था, एक बार एक रिक्शे वाला आया बेचारा उस सड़क से निकल करके, और वो जल्दी से रोड ऐसे उल्टा घूम के क्रॉस करता है। रिक्शे वाला दूर से रिक्शा रोका, यू टर्न लिया और पता नहीं कितने किलोमीटर से होकर के उसने अपना रास्ता लिया होगा, पर उस रास्ते से नहीं गया। वो कभी भी नहीं जाएगा फिर वो अगर उसने ऐसे देख यार लिया होगा वही तो तो नहीं, ऑब्वियस सी हमने बात है। कई बार वो भी करा, रोड के बीचों-बीच टायर रख दिए और टायर जला दिया, जैसे नहीं चक्का जाम है और वहाँ जाम लग गया। ये बचपन की चीज़ें अभी बड़े होने के बाद नहीं करी है। उन्हें पता चले कि कोई ऑफिसर देख रहे हैं, कहेंगे बेटा तुमने ट्रैफिक लॉज़ को वायलेट किया। नहीं अभी भी कर सकते हैं वैसे सुमित आचार्य जी, पूरा मुझे भरोसा है उन पे। नहीं, अगर मन कर जाए ना कुछ भी कूल करने का, लिटरली कर लूँ। तो सुमित जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये लूडो खेल के और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुन के आपकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बारी जब आप दिल्ली आए तो हम यहाँ ना बैठ के हम किसी मंदिर में जाके पॉडकास्ट को शूट करें, तो मैं आपसे सनातन धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदू का धर्म पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आचार्य बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जी। लूडो का गेम यहीं पे खत्म हो गया। पासों को याद रख लो, यहीं से कंटिन्यू यहीं से होगा। कंटिन्यू होगा। इसके 3 गोटी अंदर हैं, मेरा 1 अंदर है, 1 मेरा ब्लू वाला स्टार के बाहर है, इसका 1 स्टार के पहले है, और 2 मेरे येलो वाले इसके घर के स्टार के ऊपर बैठा हुआ डन। है। डन? सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।